एक्साइज एक्ट का जितना भी इम्पॉर्टेंट पार्ट था जो कि अपन को चैप्टर 3 में दे रखा था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्साइजेबल आर्टिकल, मैन्युफैक्चर एंड पोजेशन एंड सेल जो कि चैप्टर 4 में हमने पढ़ा, ये सारा इंपॉर्टेंट पार्ट था। और जो इसका कॉन्सेप्ट था जो कि हमने इसकी डेफिनीशन से लिया, और कंट्रोल एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द एक्साइज डिपार्टमेंट था जो चैप्टर 2 में हमने पढ़ा। ये एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट अपन इस एक्ट का ले चुके हैं। अब आगे जो हम पढ़ेंगे उसमें कुछ ही चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, उसके कुछ जो सेक्शंस होंगे वो मैं आपको मार्क करा दूंगी। बाकी अब इसको अपन थोड़े से इतना डीपली नहीं पढ़ेंगे एक्ट को। तो फिफ्थ स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 5 जो है इसके अंदर 28 से लेके 30 सेक्शन है। 28, 29, 30। 28 के अंदर क्लॉज ए डाला हुआ है और 30 के अंदर क्लॉज ए एंड ए। देखो 28 के अंदर ए दिख गया आपको और 30 के अंदर ए एंड डबल ए, ये जो नीचे पढ़ेंगे। तो डबल ए वाले ये जो सेक्शन है इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ लेंगे। स्टार्ट करते हैं हम। ड्यूटीज़, फीस एंड सरचार्ज। तो इसमें क्या दे रखा है, द एक्साइज ड्यूटी और एंड काउंटर वेलिंग ड्यूटी एज द केस में बी एट सच रेट और द रेट, जो भी स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी उस रेट पे जो है एक्साइज ड्यूटी लगाई जाएगी इन आर्टिकल्स पे। और ड्यूटी किस पे लगाई जाएगी, इसके इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और ट्रांसपोर्ट, मैन्युफैक्चर, कल्टीवेशन, ये जो हमने पीछे ऑलरेडी सब कुछ पढ़ लिया है। इसके एक्सप्लेनेशन में दे रखा है कि जो ड्यूटी है वो डिफ़र कर सकती है अकॉर्डिंग टू द प्लेसेस। ज़रूरी नहीं है कि भाई सब पे एक ही ड्यूटी लगाई जाएगी, ये डिफ़र कर सकती है। इसके बाद में 28 कंप्लीट हो गया। 28 ए में आते हैं। ड्यूटीज़ के साथ में सरचार्ज भी लगाया जा सकता है। सरचार्ज का मतलब होता है कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट जो है वो ड्यूटी के अलावा जो लगाया जा रहा है। तो एक्साइजेबल आर्टिकल शैल बी चार्जेबल विद द ड्यूटी अंडर सेक्शन 28। उस पर किस रेट पे लगाएंगे, सरचार्ज एट सच रेट नॉट एक्सीडिंग 50%। 50% तक लगाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं लगाया जा सकता। और ये जो चार्ज होगा इट शेल बी यूज फॉर मिटिगेटिंग द नेचुरल और मैन मेड कैलेमिटीज़ लाइक फ्लड और ये सब जो आता है, इसके लिए सरचार्ज को यूज़ किया जाएगा। इसके बाद में ये इन एडिशन टू होगा। 28 में जो भी हमने ड्यूटी लगाई है उसके एडिशन में होगा, ये याद कर लीजिए। और नेक्स्ट ये क्लॉज 5 को क्लॉज वाइज याद कर लेना कि ये यूटिलाइज कैसे होगा फॉर द पर्पज़ ऑफ मिटिगेटिंग नेचुरल मैन मेड कैलेमिटीज़, ये हमने ऑलरेडी ऊपर पढ़ लिया। फिर इसके बाद में आगे चलते हैं। 29 में दे रखा है मैनर ऑफ लिविंग द फीस। जो भी ड्यूटी लगेगी वो किस तरीके से लगेगी, जो भी स्टेट गवर्नमेंट बता रखी है उस हिसाब से लग जाएगी। ऑफिशियल गजट में डायरेक्शंस दे रखे हैं कि कैसे लगनी है। फिर 30 में आते हैं पेमेंट फॉर द एक्सक्लूसिव प्रिविलेज। अब हमने पढ़ा था सेक्शन 21 में, अगर हम पीछे जाके देखेंगे तो याद करो, एक्सक्लूसिव प्रिविलेज के लिए जो है वो लाइसेंस ग्रांट किया जाता है। तो उसके पेमेंट के लिए भी हम ये देखो, एक्साइज ऑफिसर जो है ही में एक्सेप्ट द पेमेंट ऑफ द सम कंसिडरेशन ऑफ द ग्रांट ऑफ लाइसेंस फॉर एक्सक्लूसिव प्रिविलेज अंडर सेक्शन 24। इसमें ध्यान रखना आप, सेक्शन 30 में दे रखा है एक्सक्लूसिव प्रिविलेज के रिगार्डिंग पेमेंट मांग सकता है एक्साइज कमिश्नर। इसके बाद में हम 30 ए में आ गए। 30 ए में दे रखा है कि अगर जो भी हमारे पे ड्यूटी लगाई जा रही है, फाइन्स लगाए जा रहे हैं, अगर वो फ़ाइन हमने टाइम पे नहीं किया तो हमें इंटरेस्ट भी पे करना पड़ सकता है। इसके अलावा दे रखा है द अमाउंट ऑन विच द इंटरेस्ट इज पेएबल अंडर दिस सेक्शन हैज़ बीन रिड्यूस एंड द इंटरेस्ट शैल बी रिड्यूस अकॉर्डिंगली एंड एक्सेस इंटरेस्ट शैल बी पेड इफ एनी इट शैल बी रिफंड। अच्छा, अगर कुछ एक्स्ट्रा दे रखा है तो आपको रिफंड हो जाएगा, और जो अमाउंट है इंटरेस्ट की वो रिड्यूस भी की जा सकती है। तो 30 ए के अंदर कुछ नहीं है, इन्होंने वापस अमेंड करके ये डाला, वो इसलिए कि इन केस अगर कोई नहीं पे कर पा रहा था तो फिर वो उसके ऊपर एक्स्ट्रा अमाउंट जो है एज ए पेनल्टी मान लो इसको, वो देना पड़ता है नहीं। इसके बाद में अपन डबल ए में आ जाते हैं। डबल ए में दे रखा है जो भी इंटरेस्ट हमारा इस सेक्शन में लगा है ए के अंदर, वो इंटरेस्ट जो है वो सीज भी हो सकता है और वेव भी किया जा सकता है बाय द एक्साइज कमिश्नर। लैंग्वेज देख लो, एक्साइज कमिश्नर में ऑन द एप्लीकेशन मेड इन दिस बिहाफ and after recording the reasons reduce and waive the amount of any interest payable by the licensee under this act if it is satisfied। दो चीज़ों से सेटिस्फाई होना चाहिए। ए में दे रखा है कि अगर उसको जेन्युइनली कोई हार्डशिप आ गई थी जिस वजह से वो फ़ी और फाइन्स जो भी उसको लगाए गए थे वो पे नहीं कर पाया। सेकेंडली कि द लाइसेंसी हैज़ कॉपरेटेड इन द रिकवरी ऑफ द अमाउंट, जो भी उसको अमाउंट पे करने के लिए बोला है उसने उसमें कॉपरेट किया है। तो ऐसे में जो इंटरेस्ट का रेट है वो कम किया जा सकता है।
तो 30 डबल ए तक हमने पढ़ लिया। एक बार रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। देखो 28, 29, 30 तीन ही सेक्शन है। 28 के अंदर ए डाला हुआ है और 30 के अंदर ए और डबल ए दो डाला हुआ है, तीनों ही कैपिटल है। सबसे पहले 28 के अंदर क्या बता रखा है कि ड्यूटी लगा सकते हैं एक्साइजेबल आर्टिकल पे। कौन लगाएगा? यही स्टेट गवर्नमेंट जैसे डायरेक्ट करेगी उस हिसाब से लगा देंगे, और ये वेरी भी कर सकती है। ये हमने 28 कर लिया। 28 ए के अंदर सरचार्ज भी लगाया जा सकता है, 50% तक लगाया जाएगा। और इसको किस चीज़ में यूटिलाइज़ किया जाएगा? मिटिगेटिंग द नेचुरल एंड द मैन मेड कैलेमिटीज़ लाइक ड्रॉट, फ्लड, एपिडेमिक, पब्लिक हेल्थ और जो भी क्या लिखा हुआ है ये एजेंसीज, ये सब फायर एसेट्रा, हेल्थ, पब्लिक हेल्थ एजेंसीज और फायर और एसेट्रा, मतलब इमरजेंसी में या जो भी कुछ ऐसी नेचुरल प्रॉब्लम्स आ जाती है उन सब में इसको यूटिलाइज़ किया जाएगा। ये क्लॉज 5 में दे रखा है। इसके बाद में 29 में क्या दे रखा है? मैनर, कि किस तरीके से ड्यूटी लगाई जाएगी। वो मैनर कैसा है? ऑफिशियल गैजेट में डायरेक्ट किया हुआ है स्टेट गवर्नमेंट में, उसके अकॉर्डिंगली। फिर 30 में दे रखा है पेमेंट फॉर द एक्सक्लूसिव प्रिविलेज। 24 के अंदर एक्सक्लूसिव प्रिविलेज मिलता है उसका पेमेंट। और 30A के अंदर दे रखा है, ये देखो 38 के अंदर इन केस अगर कोई पे नहीं कर पाया तो इंटरेस्ट लग जाएगा। इसके बाद में 30AA के अंदर वो इंटरेस्ट जो है वो सीज भी किया जा सकता है और रिड्यूस भी किया जा सकता है। कब? दो चीज़ें हैं, पहली अगर जेन्युइन हार्डशिप और दूसरी अगर कॉपरेशन किया है उसने रिकवरी ऑफ अमाउंट के अंदर। ये 5th चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद में 6 स्टार्ट करते हैं। 6 के अंदर 31 से लेके 38 मतलब 8 सेक्शन इसमें दे रखे हैं। इसका नाम है लाइसेंस, परमिट एंड पास। कैसे अप्लाई करेगा? कोई भी लाइसेंसी जो है परमिट करेगा और एवरी लाइसेंस, परमिट और पास ग्रांटेड अंडर दिस एक्ट शैल बी ग्रांटेड। कौन देगा? बाय द अथॉरिटी। दूसरा पेमेंट देनी पड़ेगी। तीसरा रेस्ट्रिक्शन और कंडीशन लगा करके लाइसेंस ग्रांट कर सकता है और कुछ टर्म होगा उस पीरियड के लिए ही वो लाइसेंस आपको दिया जा सकता है। तो ये 5 चीज़ें अथॉरिटी देगी, पेमेंट देनी पड़ेगी, कुछ कंडीशंस भी लगाई जा सकती है, कोई फॉर्म होगा, पर्टिकुलर्स होंगे, उसको फुलफिल करना पड़ेगा और उसके बाद में फॉर सच पीरियड एट द स्टेट गवर्नमेंट में प्रेस्क्राइब बाय द रूल्स एंड ये सब। 31 में लाइसेंस मिल गया। 32 बोल रहा है सेविंग ऑफ द लाइसेंस इन फोर्स एट द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, कि इस एक्ट के अंदर जो भी आपको लाइसेंस मिला है या फिर कोई भी एक्ट जो इस एक्ट ने रिपील किया था जिसके जगह पे अभी ये एक्ट है, इट शेल अनलेस प्रीवियसली कैंसिल, सस्पेंड और विड्रॉन और सरेंडर्ड इट शेल रिमेन इन फोर्स। तो इसकी इन्फोर्सिबिलिटी बता रखी है। जो लाइसेंस है वो तब तक रहेगा जब तक कि वो कैंसिल या सस्पेंड या विड्रॉ नहीं कर लिया गया है। एक सेकंड में मार्क कर देती हूँ ताकि ऑलरेडी मार्क्ड है, रिमेन इन फोर्स। इसके बाद में 33 पे आते हैं। 33 में है पावर ऑफ द अथॉरिटी ग्रांटिंग लाइसेंस टू रिक्वायर एग्जीक्यूशन ऑफ द काउंटर पार्ट एग्रीमेंट। मतलब जो भी अथॉरिटी हमें लाइसेंस ग्रांट कर रही है वो अथॉरिटी लाइसेंसी से क्या कह सकता है? काउंटर पार्ट एग्रीमेंट को साइन करने के लिए और उसी के साथ में को डिपॉजिट पे करने के लिए भी बोल सकता है, टू मेक द डिपॉजिट और टू गिव्स द सिक्योरिटी एंड मेक द डिपॉजिट और काउंटर पार्ट एग्रीमेंट। ये ध्यान रखना 33 में दे रखे हैं। नेक्स्ट 34 पावर टू कैंसिल एंड सस्पेंड द लाइसेंस। अब ये कुछ हमें 6 या 7 चीज़ें दे रखी है। इसमें F तक का पॉइंट दे रखा है हमें। ये देखिए, ये A से लेके F तक जो पॉइंट दे रखे हैं 6 चीज़ों के अंदर लाइसेंस जो भी हमें ग्रांट हुआ है वो कैंसिल हो जाएगा। सबसे पहले कौन कैंसिल कर सकता है? अथॉरिटी जिसने लाइसेंस दिया है वो कैंसिल कर देगी। कब? पहली चीज़, अगर जो लाइसेंस आपको मिला है इफ़ इट इज़ ट्रांसफर्ड और सबलेट और विदाउट परमिशन ऑफ द सेड अथॉरिटी, ट्रांसफ़र या सबलेट किया हो किसी ने भी बिना परमिशन की। दूसरी बात, इफ़ एनी ड्यूटी और द फीस पेएबल, अगर आपने कोई ड्यूटी या फीस जो है पेएबल थी और वो पे नहीं करी तो हो जाएगा। तीसरी बात, अगर आपने कुछ ब्रीच ऑफ कंडीशंस किया हो। हमने पढ़ा था ना अभी शुरू में 31 के अंदर डी क्लॉज क्या कहता था, इसका डी पॉइंट क्या कहता था कि जब भी आपको सी पॉइंट कहता था कोई रेस्ट्रिक्शन और कंडीशन लगा करके लाइसेंस दिया जा सकता है, तो आपने वो कंडीशंस की ब्रीच कर दी हो। या फिर डी इंपॉर्टेंट है, डी क्या कहता है, इफ़ द होल्डर देयर ऑफ इज़ कन्विक्टेड ऑफ द ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट, या तो इस एक्ट के अंदर अगर उसने कोई ऑफेंस किया हो। सेकेंडली, फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स रिलेटिंग टू द रेवेन्यू और द कॉग्निजेबल और ऑफ एनी कॉग्निजेबल नॉन वेलेबल ऑफेंस, रेवेन्यू के रिगार्डिंग अगर कुछ किया हो या फिर कोई कॉग्निजेबल या नॉन वेलेबल ऑफेंस कर दिया हो, या फिर कोई भी ऑफेंस जो कि डेंजरस ड्रग्स एक्ट 1930 के अंदर पनिशेबल हो, या फिर NDPS एक्ट के अंदर ऑफेंस किया हो, या फिर 482 से 489 IPC के अंदर ऑफेंस किया हो। ये फॉल्स प्रॉपर्टी मार्क वाले जो अपने
ऑफेंसेस दे रखे हैं वो प्रॉपर्टी वाले ऑफेंसेस हैं, तो 482 वही पनिशमेंट वगैरह स्टार्ट हो जाती है वहाँ से। तो ये जो 5 चीज़ें ध्यान रखना आप। पहला, ट्रांसफ़र किया हो, सबलेट किया हो बिना परमिशन से। दूसरा, कोई फ़ीस या फाइन्स आपको लगाने ड्यूटी लगाई थी वो पे नहीं गई हो। तीसरा, ब्रीच ऑफ कंडीशन किया हो। और चौथा, इसमें 4-5 पॉइंट है, ये याद कर लेना। नेक्स्ट अपन करते हैं ई के अंदर, अगर कोई भी लाइसेंस ग्रांट किया हुआ है टू द ग्रांटी ऑफ द एक्सक्लूसिव प्रिविलेज अंडर दिस एक्ट, तो ऑन द रिक्वेशन इन द राइटिंग ऑफ सच ग्रांटी, तो उस ग्रांटी की रिटन एप्लीकेशन के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, लाइसेंस कैंसिल कर सकते हैं। नेक्स्ट, इफ़ द कंडीशंस ऑफ द लाइसेंस परमिट और द पास प्रोवाइडेड फॉर सच कैंसिलेशन और द सस्पेंशन, अगर उसके अंदर कंडीशंस में लिखा हुआ है कंडीशन ऑफ द लाइसेंस परमिट और पास, अगर वो कंडीशंस प्रोवाइड करती है फॉर सच कैंसिलेशन और सस्पेंशन एट विल, तो फिर आप उसको कैंसिल करवा सकते हो। तो ये हमने 33 लर्न किया, 34 लर्न किया। 34 के अंदर दे रखा था पावर टू सस्पेंड एंड कैंसिल द लाइसेंस, लर्न कर लेना, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में अपन 35 पे आ जाते हैं। 34 में हमने पढ़ा था लाइसेंस कैंसिल या सस्पेंड किया जा सकता है, तो 34 के अलावा भी कैंसिल किया जा सकता है, वो हमें 35 में बता रखा है। जब ऐसा कैंसिलेशन होता है तो एक 15 दिन का नोटिस होता है, ए में दे रखा है। बी में दे रखा है कि विदाउट नोटिस भी, बिना नोटिस भी अपन इस लाइसेंस को कैंसिल कर सकते हैं। सेकंड क्लॉज कि जब भी ये लाइसेंस परमिट और पास वो कैंसिल किया जाएगा तो कोई भी ऐसी फीस या एडवांस या डिपॉजिट जो कि इन एडवांस दे रखा है तो वो रिफंड हो जाएगा पार्टी को। नेक्स्ट क्लॉज कि जब भी हमने क्लॉज बी मतलब विदाउट नोटिस जब भी हमने लाइसेंस को कैंसिल किया है, ऐसे के अंदर उसको कंपनसेशन भी दिलाया जाएगा एज द एक्साइज कमिश्नर में डायरेक्ट। क्लॉज 3 के अंदर देखो बाय द वे ऑफ कंपनसेशन, तो वो लर्न करना है। इसके बाद में हम 36 पे आ जाते हैं, सरेंडर ऑफ द लाइसेंस टू सेल बाय रिटेल। अब इसके अंदर क्या है, लाइसेंसी खुद सरेंडर कर रहा है अपना लाइसेंस। वो सरेंडर कैसे करते हैं, ही में सरेंडर द लाइसेंस ऑन द एक्सपायरेशन ऑफ 1 month नोटिस इन राइटिंग गिवन बाय हिम टू द एक्साइज कमिश्नर। और उसमें वो क्या बताएगा, अपनी इंटेंशन बताएगा, 1 month नोटिस देगा और इंटेंशन टू सरेंडर बताएगा। इसके बाद में प्रोवाइडेड के अंदर पढ़ो, एक्साइज कमिश्नर जब सेटिस्फाई हो जाएगा तो वो रेमिट कर देगा उसको। ही मे रेमिट टू द होल्डर द सम पेएबल ऑन द सरेंडर और एनी पोर्शन, जो भी पोर्शन ऑफ द अमाउंट या जो भी वो रेमिट करना चाहता है वो रेमिट कर देगा, लेकिन जो एक्साइज कमिश्नर को लगता है वो। इसके एक्सप्लेनेशन में हमें दे रखा है कि जो होल्डर ऑफ लाइसेंस इसके अंदर वर्ड यूज़ हुआ है वो in this section it include also a person whose tender or a bid for a license has been accepted although he may not have been actually received the license। उसने लाइसेंस रिसीव नहीं किया लेकिन वो जो टेंडर और बिड ऑफ लाइसेंस जो था वो एक्सेप्ट किया है, उसको भी अपन होल्डर ऑफ लाइसेंस कहेंगे इस सेक्शन के अंदर में। तो वो भी मतलब सरेंडर कर सकता है, बेसिकली यही कहना चाह रहा है। देन 37, नो रिन्यूअल ऑफ द लाइसेंस और द कंपनसेशन ऑन द डिटर्मिनेशन और नॉन रिन्यूअल ऑफ द लाइसेंस क्लेमेबल। क्या कहना चाह रहा है कि इन केस अगर डिटर्मिनेशन ऑफ लाइसेंस हो गया इस एक्ट के अंदर, तो ऐसा कोई लाइसेंस ना तो रिन्यू किया जाएगा और ना ही उसे कंपनसेशन दिया जाएगा। नो रिन्यूअल और द कंपनसेशन ऑन द डिटर्मिनेशन और नॉन रिन्यूअल देयर ऑफ, ठीक है, रिन्यूअल नहीं करवाया था उसने, इस वजह से उसका डिटर्मिनेशन हो गया। नेक्स्ट 38 क्या कहता है, अगर कोई भी टेक्निकलिटीज़ आ गई या फिर कोई भी इरेगुलरिटी आ गई या फिर ओमिशन हो गया, मेयरली टेक्निकल डिफेक्ट या इरेगुलरिटी या फिर ओमिशन इन द लाइसेंस ग्रांट करने में, अगर इस तरीके की कोई भी चीज़ आ गई तो जो लाइसेंस होगा उसकी वैलिडिटी को अफेक्ट नहीं करेगा। मतलब इट शैल नॉट बी इनवैलिड ऑन दीज ग्राउंड्स, नो लाइसेंस शैल बी इनवैलिड। तो यहाँ पे हमने चैप्टर 5 एंड चैप्टर 6 दोनों कंप्लीट करा। तो जिस हिसाब से मैंने समझाया, जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं सिर्फ वही लर्न करनी है आप लोगों को, ज़्यादा लैंग्वेज पे ध्यान नहीं देना। जो लैंग्वेज थी वो हमने आगे ऑलरेडी लर्न कर ली है। बाकी जो नेक्स्ट चैप्टर्स हैं वो हम ट्राई करेंगे आगे की, बहुत डीपली नहीं, लेकिन मैं करवा दूँगी आपको ये आगे के सेक्शंस भी। टोटल 10 चैप्टर्स हैं, तो इसको जल्दी जल्दी हम लोग कवर करेंगे ताकि आप लोगों का एक्साइज एक्ट अच्छे से प्रिपेयर हो जाए।